नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 109 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है दबाव समूह। तो यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, खासतौर पर चौथे और पाँचवें चैप्टर की, ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न ये भी बनता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। तो आपको राजनीतिक दलों के बारे में चौथे और पाँचवें चैप्टर में मिलेगा और दबाव समूह के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर दबाव समूह और अन्य समूहों में क्या अंतर है। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहां हमें प्रस्तावना पढ़ना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि दबाव समूह की परिभाषा है क्या। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसे में समाज में वो अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में उसे समाज की ज़रूरत पड़ती है, और जब व्यक्ति को समाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने अपने हितों को साधने के लिए, अपने अपने लाभ को साधने के लिए देखिए ग्रुप बनाता है। तो ऐसे में कुछ ग्रुप होते हैं जो राजनीति में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वो राजनीतिक दल होते हैं। जबकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो राजनीति को बाहर से प्रभावित करते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ये सरकार को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। जो इस प्रकार के समूह होते हैं इन्हें प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह कहा जाता है। अब देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। तो देखिए, आपकी किताब भी यही कहेगी। शुरुआत में 2-3 परिभाषाएं लगातार दी हैं कि दबाव समूह की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो दबाव समूह एक संगठित समूह होगा, यानी कुछ लोगों का एक सामूहिक समूह होगा, जिसकी अपनी एक संरचना यानी कि बनावट होगी, और जो उनका जो लाभ होगा ना, यानी कि हित होगा, वो एक जैसा होगा। यानी कि एक जैसे समान उद्देश्यों के लिए एक ग्रुप बनाया जाए, जहाँ तक वो किसको प्रभावित करें, सार्वजनिक निर्णय यानी कि सरकारी निर्णयों को। तो ऐसे समूह जो कुल मिलाकर सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारतीय किसान यूनियन, भारत के अंदर भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ा दबाव समूह है, जो चुनाव तो नहीं लड़ता लेकिन सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है, चाहे गन्ने के मूल्य बढ़ाने हो और चाहे आपने देख लिया कृषि बिल को वापस लेना हो। तो इतना बड़े लेवल के होते हैं दबाव समूह, जहाँ आगे चैप्टर में आपको बताया भी जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो 3-4 ये परिभाषाएं दी गई हैं, इन चारों परिभाषाओं का सार यही है, इन चारों परिभाषाओं का निष्कर्ष यही है कि एक ऐसा समूह जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करे लेकिन राजनीति में भाग ना ले, राजनीति को प्रभावित करे लेकिन बाहर से सरकार की नीतियों को पलट दे, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, दबाव समूह कहेंगे। दबाव समूह आज बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन इनके अलग हो चुके हैं, विभिन्नताएं इनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले दबाव समूह सिर्फ राजनीतिक कार्यों को प्रभावित करने तक सीमित थे, लेकिन आज ना 2 दबाव समूह कुछ ऐसे भी हो चुके हैं जो सामाजिक सेवा से संबंधित हैं। जैसे कि पर्यावरण जागरूकता को लेकर भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं, करप्शन को ख़त्म करने के लिए यानी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बहुत सारे दबाव समूह बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए, यानी कि सरदार सरोवर जो डैम परियोजना थी, इसके विरोध में एक दबाव समूह बना है NBA, और एक है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये भ्रष्टाचार के लिए है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगातार ऐसे समूह बनते रहे। यानी कि अगर हम दबाव समूह की बात करें तो वो सिर्फ अब केवल और केवल राजनीति को प्रभावित नहीं, बल्कि समाज को प्रभावित करने के लिए भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है द वर्ल्ड सोशल फॉर्म। तो देखिए, जो द वर्ल्ड सोशल फॉर्म है, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, यानी कि WSF की स्थापना इसलिए की गई थी। इसने ये कहा कि वैश्वीकरण से ना हर जगह निगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है। बड़े बड़े देश तो अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब देश और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में। ऐसे में WSF ने 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में पहली मीटिंग करी थी, जहाँ पर उसने वैश्वीकरण के निगेटिव इम्पैक्ट को दिखाया था कि वैश्वीकरण की वजह से मुद्रा का प्रवाह केवल विकसित देशों में जा रहा है, इसके अलावा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। यानी कि WSF का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो कि वैश्वीकरण की आलोचना कर रहा है। तो आई होप से दबाव समूह की आप परिभाषा आएगी तो कर दोगे। यहाँ पे कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं। तो दबाव समूह की परिभाषा क्या है भाई? तो लोगों का एक समूह है जो कि बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी करवा रहा है। वो राजनीति में लड़ तो नहीं रहा, राजनीति में सत्ता प्राप्त करना तो उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहरी रूप से राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? दबाव समूह। अब बात ये आती है दबाव समूह की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बहुत बड़े फिलोसफर रहे अरस्तु, जहाँ अरस्तु ने ये कहा, क्या कहा कि मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो एक सामाजिक प्राणी है, जो कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बात करी कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसे अपना अगर सामूहिक विकास करना है तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन उसे जीना ही पड़ेगा।
ऐसे में मनुष्य ने शुरुआत से ही संगठनों की शुरुआत कर दी, और जब उसने संगठनों की शुरुआत कर दी तो वही समूह आगे चलकर दबाव समूह के नाम से जाने लाने लगे। कुछ दबाव समूह धर्म के आधार पर होंगे, कुछ जाति के आधार पर होंगे, कुछ भाषा के आधार पर होंगे, कुछ मजदूर के आधार पर होंगे, कुछ किसान के आधार पर होंगे, लेकिन उन सबका उद्देश्य यही होगा कि अपने समूह के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सामूहिक हित को बढ़ावा वो दे पाएँ। 18वीं सदी में जो अमेरिका में क्रांतियाँ हुई, फ्रांस में क्रांतियाँ हुई, इसके बाद तो दबाव समूह ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी योगदान देना शुरू कर दिया। आज दबाव समूह लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, लोकतांत्रिक विचारों की बात करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रुप की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे 1866 में फ्रांस में द सोसाइटी फॉर वुमेन्स राइट की स्थापना की गई। तो ऐसे एक दो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अमेरिका के एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ग्रुप थ्योरी का संस्थापक माना जाता है, जिनका नाम है आर्थर एफ बेंटली। इन्होंने भी 1908 में यही लिखा कि सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से जब हम सरकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सरकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं, यही प्रमुख उद्देश्य होता है किसका, दबाव समूह का। तो दबाव समूह की परिभाषा बताओगे आप, जैसे अगर क्वेश्चन आएगा दबाव समूह वाला, तो उसमें क्या करोगे आप, 6-7 लाइन में परिभाषा बताओगे। फिर क्या बताओगे आप कि दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी 5-6 लाइन में आप शॉर्ट समरी बनाओगे। अब आप बताओगे कि दबाव समूह के अन्य सामाजिक समूह से किस प्रकार से संबंध हैं। तो देखिए, दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ राजनीतिज्ञों का ये कहना है कि दबाव समूह और हित समूह एक ही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दबाव समूह एक अलग चीज़ है और हित समूह एक अलग चीज़ है। तो देखिए, दबाव समूह हमेशा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करेगा, जबकि कोई ज़रूरी नहीं कि हित समूह भी ऐसा ही करे। हित समूह अपने विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होगा, लेकिन वो सरकार से रिक्वेस्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं वो सरकार पर दबाव बनाएगा। लेकिन जो दबाव समूह है वो एक निगेटिव है। दबाव समूह सरकार की पूरी प्रक्रिया को भंग करने की सोचेगा। तो इसलिए बहुत सारे राजनीतिज्ञ पता क्या करते हैं, वो अपने समूह को अलग बनाने के लिए उसे हित समूह का नाम दे देते हैं, ताकि वो सरकार पर निगेटिव इम्पैक्ट न डाले। जबकि दबाव समूह को ये माना जाता है कि निगेटिव इम्पैक्ट डालता है सरकार पर, इसकी कार्रवाइयाँ हिंसक होती हैं। तो हित समूह सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, वो आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। जबकि जो दबाव समूह हैं वो सरकार पर दबाव डालेंगे और किसी प्रकार से सरकार के निर्णयों को प्रभावित करेंगे। तो प्रत्येक समूह तो जो है वो हित समूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता, क्योंकि दबाव समूह के भी तो अपने कुछ फायदे होते हैं। तो प्रत्येक हित समूह तो होगा, लेकिन वो दबाव समूह नहीं होगा। लेकिन हर एक दबाव समूह भी होगा और हित समूह भी होगा। बात समझ रहे हैं आप। प्रत्येक दबाव समूह हित समूह हो सकता है, लेकिन हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता, इतना अंतर है। तो हित समूह और दबाव समूह में सिर्फ इतना अंतर है, कितना कि हित समूह आग्रह करेंगे और दबाव समूह प्रेशर डालेंगे। आगे बताया गया दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। तो देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में कितना अंतर है, ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के उद्देश्य से जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो राजनीतिक दल होगा, जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, कानून को बनाएंगे। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल ग्रुप हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम बाहर से ही जनसेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक समर्थन को जुटाना चाहते हैं। तो हम कौन है, दबाव समूह हैं। लेकिन दबाव समूह पॉलिटिकल पार्टी को प्रभावित करेंगे, उनके जनमत को ही प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जिस दल को समर्थन देते हैं सरकार उसकी बननी लगभग तय होती है। जैसे कि भारत में आरएसएस, भारतीय किसान यूनियन। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये इस पैराग्राफ में बताया गया, जिसकी समरी मैंने आपको दे दी है। आप पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल एज इट इज़ लिखा होगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, और दोनों का ही जो लक्ष्य होता है वो समाज के विभिन्न हिस्सों के लाभ की पूर्ति करना होता है। लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। राजनीतिक दलों का लक्ष्य क्या होगा, सत्ता में आना, सरकार का निर्माण करना। जबकि दबाव समूह सत्ता में नहीं आएंगे, फिर भी लोगों की लीडरशिप वो करेंगे बाहर से। वो जनता की आकांक्षाओं को संसद तक पहुंचाते हैं, कौन, दबाव समूह। तो दबाव समूह अपनी मांग और उद्देश्य के लिए सरकार को प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह सरकार को प्रभावित करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में एक अंतर ये भी है कि दबाव समूह सिर्फ ना एक नीति क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं, जबकि मतलब एक ही नीति पर काम करेंगे। यानी कि BKU तो खाली अपने किसानों के लिए काम करेगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है तो वो क्या करेगा, केवल मजदूरों के हितों की बात करेगा, व्यापारिक हितों की बात करेगा। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं ना, इनका एजेंडा बड़ा होता है, इसमें समाज के लगभग सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है भाई।
कई बार राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच में अंतर बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों का मामला तो है जनता को क्या करना, समर्थन प्राप्त करना। दबाव समूह भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास हो, और राजनीतिक दल भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हमारे पास हो। ऐसे में कई बार दबाव समूह ना राजनीतिक दलों का रूप ले भी लेते हैं। जैसे कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी जो थी वो पहले दबाव समूह थी, लेकिन आगे चलकर ये पार्टियाँ क्या हो गई, चुनाव लड़ने लगी। भारत में भी मिजो नेशनल फ्रंट, आम आदमी पार्टी, ये पहले एक दबाव समूह के रूप में काम करते थे, लेकिन आगे चलकर ये राजनीतिक पार्टी बन गई। यानी कि दबाव समूह जब चुनाव लड़ने लग जाए तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाता है। आगे है कि दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन में क्या अंतर है। तो दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन को एक दूसरे के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही अपने अपने समाज का विकास करना होता है। लेकिन फिर भी नागरिक समाज संगठन जो होंगे वो कैसे होंगे, वो फॉर्मल होंगे, जबकि जो दबाव समूह है ये एक क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों तक जुड़े होंगे। जैसे फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जनाग्रह, तो ये जो ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं, नागरिक समाज जो संगठन हैं, ये अपने समाज की विभिन्न मांगों के लिए काम कर रहे हैं, और दबाव समूह भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे में दबाव समूह नागरिक समाज संगठन में इतना अंतर नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक माइनर सा अंतर है इसमें, ठीक है भाई। तो दबाव समूह अन्य संगठनों से किस प्रकार से अलग हैं, यहाँ पर यह बताया गया है, जिसमें आपको 3 एग्जाम्पल दिए कि दबाव समूह हित समूह से कैसे अलग है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से कैसे अलग है, और दबाव समूह सामाजिक संगठनों से कैसे अलग हैं। तो कुल मिला के बस इतना सा है। आगे दबाव समूह की विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ ली हैं। कि दबाव समूह की विशेषता ये है कि ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना ही सरकारी मामलों में उलझने का प्रयास करेंगे। इनका लक्ष्य बस ये है कि सरकार ने अगर हमारे हिसाब से नीतियाँ बनाई है तो ठीक, और नहीं बनाई है तो हम सरकार पर दबाव डालेंगे। इसके अलावा इनकी बड़ी बड़े सरकारी उपकरणों में सरकारी अभिकरण, जितनी भी सरकारी संस्थाएँ हैं, नौकरशाही हो गई, पॉलिटिशियन हो गए, इन सबको ये अपने प्रभाव में लाते रहते हैं। राजनीति में जब भी कोई नई नीति बनेगी, लोक नीति में जब भी कोई नई नीति बनेगी, उसमें इनका भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है भाई। तो ये दबाव समूह क्या है, विशेषताएं हैं। कई बार ये चुनावी राजनीति में प्रवेश भी कर जाते हैं, तो ये दबाव समूह नहीं रह जाते, ये क्या बन जाते हैं, राजनीतिक दल। छोटा सा पैराग्राफ है इसका, ज़्यादा बात नहीं करनी है। अब बात ये आती है दबाव समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो कुछ दबाव समूह ऐसे हैं जो संस्थागत दबाव समूह हैं। कुछ दबाव समूह कैसे हैं, संस्थागत दबाव समूह, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जुडिशरी में यानी कि न्यायपालिका में, नौकरशाही, अस्पताल, पुलिस में, इसमें जितनी भी संस्थाओं में जितने भी प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं वो सारे कौन से हो गए, संस्थागत दबाव समूह। इन सबको व्यावसायिक दबाव समूह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि भारत में सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, पुलिस फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन, डिफेंस पर्सोनेल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ये जो सारे समूह हैं, ये सारे समूह संस्थागत समूहों में आते हैं। ये सरकार के बहुत ही ज़्यादा निकट होते हैं और आसानी से इनके अपने निर्णयों से प्रभावित भी कर देते हैं। जैसे कि कृषि मंत्रालय में एक दबाव समूह बड़ी सरलता से काम कर सकता है और अन्य मंत्रालयों को भी प्रभावित कर सकता है। तो यानी कि संस्थागत दबाव समूह कौन से हैं, जो विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं। अब एक है सामुदायिक दबाव समूह। ये भी इनके ही बड़े बड़े संगठन होते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य सीमित होते हैं। ये व्यापारी या उद्योगपति बड़े बड़े संगठन होते हैं, जैसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इत्यादि। ये इतना इनका ना राजनीतिक दलों से बहुत ना क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है। किसका, सामुदायिक दबाव समूह का, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को फंड देते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल खुद ही चाहते हैं कि इनका समर्थन हमें मिले। इसके लिए राजनीतिक दल क्या करते रहते हैं पता है, करों में कटौती कर देते हैं, टैक्सों में छूट दे देते हैं, यानी कि व्यापार में छूट दे देते हैं। कुछ मामलों में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों में इनका ध्यान रखते हैं। जैसे कई बार सरकार पे ये आरोप भी लगाया जाता है कि वो कुछ विशेष परिवारों के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े जो ये ट्रेड यूनियन है, बड़े बड़े व्यापारिक जो यूनियन है, ये सामुदायिक दबाव समूह जो सरकार की नीतियों से बहुत क्लोजेस्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके रिलेशन भी राजनीतिक दलों से अच्छे होते हैं। जिनके खराब होते हैं वो हैं गैर सामुदायिक दबाव समूह। ये सोसाइटी से जुड़े होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, धर्म, संस्कृति, परंपरा, बंधुत्व, निर्जातीय, जनजातीय, पारिवारिक बंधनों, इन सब के आधार पर होते हैं। इनका डायमेंशन भी बहुत बड़ा है। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, ये धर्म के आधार पर बने हुए हैं। इसी प्रकार से लौरिक सेना, भूमि सेना, वैश्य समाज, वाल्मीकि समाज, ये सब जाति पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं ये देश के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो अपनी सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना है, और भारत एक विविधताओं भरा देश है। भारत जैसे देशों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है इसमें। चौथा
और लास्ट का जो है दबाव समूह वो है चमत्कारिक। देखिए चमत्कारिक का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी बड़ी चला रहा है, ये है कि जैसे अचानक से कोई दुर्घटना घट गई देश में, तो जब जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो ऐसे में तुरंत कुछ लोगों ने अपना एक संगठन बनाया और पीड़ितों की मदद करनी शुरू कर दी। तो ये सडनली वाले हैं, अचानक से जिनकी उत्पत्ति होती है, अपना काम होता है और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। इन्हें कौन सा दबाव समूह कहा जाता है? चमत्कारिक दबाव समूह। जैसे कि असम आंदोलन के दौरान असम गण परिषद का गठन हुआ, तो पहले इसने असम आंदोलन किया, फिर वहाँ से डिमांड करी 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आगे बढ़ा, फिर असम गण परिषद और फिर आगे चल करते राजनीतिक पार्टी बन गई, इसने चुनाव भी लड़ लिया। ऐसे ही मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट। तो इन्हें चमत्कारिक प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कहा जाता है। आगे चैप्टर में लास्ट में ये बताया गया कि दबाव समूह किस प्रकार से अपनी बातों को मनवाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, 4 तरीके दबाव समूह को अपनी बातों से मनवाने का। पहला तरीका है लॉबिंग। देखिए लॉबिंग का मतलब क्या होता है? आप जनता को इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि अपने बंदों को इकट्ठा कर रहे हो और संसद में जाकर, यानी कि संसद के बाहर जाकर आप क्या कर रहे हो? प्रदर्शन कर रहे हो, घेराव कर रहे हो मंत्रियों के घरों का। तो इसे हम बोलते हैं लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब क्या है? दबाव समूह द्वारा सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें लॉबिंग का यूज़ किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा किया जाए लोगों को। लॉबी जो शब्द है ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन की संसद में जो हाउस ऑफ कॉमर्स है वहाँ से लिया गया कि हम यहाँ पर भवन में लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसमें व्यक्तिगत समूह होंगे, संसदीय इमारतों की लॉबियों में प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पॉलिटिशियन और जो विधायिका है इसके नीति निर्माणों को भी प्रभावित करेंगे। सारी चीज़ें गांधीवादी तरीकों से होंगी। पत्रों को भेजा जाएगा, फ़ोन कॉल की जाएंगी, व्यक्तिगत संपर्कों को साधा जाएगा, विशाल पैमाने पर घटनाएं यहाँ पर घटेंगी। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और मीडिया के अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ जाएं और ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करें। सेकंड वन डैट, दूसरा काम इनका ये होता है कि ये जनमत का निर्माण करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा दबाव समूह होगा उसका प्रेशर भी सरकार पर उतना बड़ा होगा। सरकार ये चाहेगी कि उनका समर्थन हासिल करे और सरकार इसके लिए उनके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं? विज्ञापन जारी करते हैं, जनसभाएं आयोजित करते हैं। यानी कुल मिलाकर ना 2 प्रकार की पॉलिटिक्स चलती है, एक संसद के अंदर और एक संसद के बाहर। जो सीधे सीधे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार दबाव समूह अगर विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं तो पक्ष पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, और अगर वो पक्ष के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो सरकार आने वाले 5 साल, फिर आने वाले 5 साल, फिर आने वाले 5 साल काम करती ही जाएगी। प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार करने वाले दबाव समूह, जिसकी बात मैंने अभी कर ली कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप ऐसे हैं जो अगर विपक्ष से संबंधित हैं तो विपक्ष और पक्ष से संबंधित तो पक्ष। जैसे कि एनआरसी और धारा 370 जैसे मुद्दों पर कुछ लोग पॉजिटिव में आए और कुछ लोग नेगेटिव में आए। चौथी और अंतिम चीज़ जिस प्रकार से काम करते हैं, ये हड़ताल और आंदोलन करते हैं। लास्ट में जब इनके पास कोई चारा नहीं बचता तो जैसे कि भारतीय किसान यूनियन ने बड़े पैमाने पर कृषि बिल के विरोध में क्या करा? आंदोलन करा। बंद कर देते हैं, नाकेबंदी कर देते हैं, कई बार हिंसा भी हो जाती है। आगे लास्ट पैराग्राफ जो चैप्टर का वो ये है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह क्या हैं। जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, यही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर आप क्या बताओगे? आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं और इनकी आलोचनाएं किस आधार पर की जाती हैं। तो देखिए, दबाव समूह आज से नहीं, जब से राजनीति है, जब से अस्तित्व में है और आगे भी रहेंगे। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी राजनीतिक दलों के माध्यम से कर रहे हैं या फिर दबाव समूह के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि जिस पक्ष की सरकार बनी है सरकार उसके लिए काम कर रही है, लेकिन बाकी जो लोग जिनके पक्ष की सरकार नहीं बनी है उनके लिए कौन काम कर रहा है? दबाव समूह। तो देश की विविधता, देश की एकता और लोकतंत्र को बनाए रखने में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। दबाव समूह जितने ज़्यादा होंगे समाज की उतनी ही मांग बढ़ेगी और सरकार सामाजिक कल्याण के लिए उतना ही काम करेगी। दबाव समूह व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, अपनी हितों और शिकायतों को व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो ऐसे में दबाव समूह उनके लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में महिलाओं से संबंधित बहुत सारे दबाव समूह जो उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनकी आवाज़ को भी आगे पहुँचाया जा सके। लेकिन फिर भी दबाव समूह की आलोचना भी की जाती है। कई बार ये कहा जाता है जो दबाव समूह हैं ये सरकार पर अनावश्यक दबाव भी बनाते हैं। ये कई बार केवल स्वार्थ राजनीति से प्रेरित होते हैं और सिर्फ इनका उद्देश्य ये होता है कि वो सरकार का विरोध करें, सरकार की आलोचना करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की राह में, रास्ते में अड़ंगे भी डालते हैं और उसमें रुकावट भी पैदा करते हैं। तो यदि ये
दबाव समूह भ्रष्टाचारी ना हो, अगर ये दबाव समूह वास्तव में जनता की सेवा करें, जन सेवक हों, समाज सेवक हों, तो एक अच्छी राजनीति की हम आशा करते हैं। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा आप करने में सक्षम हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।